वक्फ तरमीमी कानून 2025 मुल्क भर में मौजूए बहस है और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। इस दरमियान बॉम्बे प्रेस क्लब में इल्म व हुनर फाउंडेशन मुंबई के ज़ेर एहतमाम मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मंजूर ज़ियाई की कौम व मिल्लत की रहनुमाई के लिए वक्फ शरीयत और इस्लाहात से मुताल्लिक़ वक्फ तरमीमी कानून 2025 फ़ायदे और नुकसानात के उन्वान से एक बेहद मुफीद किताब का इजरा अमल में आया। इस मौके पर कांग्रेस के रहनुमा निज़ामुद्दीन राइन, मारूफ समाजी खिदमतगार महमूद हकीमी और मुंबई शहर की कई सरकर्दा सियासी, समाजी व मिल्ली शख्सियात ने शिरकत की। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई ने किताब के इजरा के बाद मुनाकिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत की। आइए उन्होंने क्या कहा इस वीडियो में सुनिए। दो बातें अहम हैं। मैं देश को और लोगों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि आप किताब को पढ़ें, किताब को समझें और उसे जानें, क्योंकि ये किताब आपको आपके हक़ के बारे में बताता है। ये किताब आपको आपकी उस जागीर के बारे में बताता है जो हज़ारों एकड़ में फैली हुई है। ये किताब आपको इस बारे में बताता है कि माल आपका पड़ा हुआ है लेकिन कोई और उसका इस्तेमाल कर रहा है। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आप इस किताब के ज़रिए से कितने आगे बढ़ सकते हैं और मौजूदा दौर में जो कानून आया है उस कानून को भी समझने की ज़रूरत है। 2025 का एक्ट आपको कितना फ़ायदा देगा, कितना नुकसान देगा, अब इसे पढ़िए, इसे जानने की कोशिश कीजिए। उसमें जो फ़ायदे मिलते हैं आप उसे लीजिए, जो नुकसान दिखता है आपको उसके लिए कोर्ट में जाइए। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप उस किताब को जानेंगे, इसको पढ़ेंगे, तभी इन चीज़ों को समझ पाएंगे। इसके फायदे कुछ हो तो आपने किताब में लिखा हो। देखिए, हमने ये फ़ायदा बताने की कोशिश की है। जब आप अपने हक़ को जान जाएंगे, अपने बारे में जान जाएंगे कि बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने अपनी गाढ़ी कमाई को आपके लिए वक्फ कर दिया है। अपने बच्चों को नहीं दिया, उन लोगों ने आपके लिए दिया, क्योंकि आपके बच्चे लावारिस ना पड़े रह जाएं, आपके बच्चे स्कूल के लिए मोहताज ना हो जाएं, आपके बच्चे बीमारी के इलाज के कारण मर ना जाएं। इसलिए उन लोगों ने जो वक्फ किया है, ये अच्छाइयाँ हैं इसके अंदर में, इसे पढ़ने की ज़रूरत है। नुकसानात क्या है? नुकसानात ये है कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो आपके बच्चों के स्कूल आपको नहीं मिल पाएगा जैसे आज नहीं मिल पा रहा है। आपके लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं बन पाएगा जैसा आज नहीं बन पाया है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इस बुक के अंदर उन लोगों का भी जिक्र है जो वक्फ की जायदाद पे कब्जा करते हैं। बिल्कुल, इस बुक में उन लोगों का भी जिक्र है जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों पर कब्जे किए हैं और माल को हड़प किया है। उसकी निशानदेही भी की गई है और आने वाले एडिशन में और बेहतर तरीके से उसकी निशानदेही की जाएगी, जो कि हिंदी, इंग्लिश और मराठी में होगी। वक्फ की जो जमीन पे जो है वो कब्जा हो रहा है, तो आप ये मानते हैं कि सरकार का फेलियर है कि वक्फ कानून में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है कि जिसके ऊपर कब्जा हो और उसके ऊपर कार्रवाई हो। वक्फ कानून तो इस तरीके से बनाया गया कि जिसका कब्जा है उसे मिल जाए। आपको ऐसा लगता है? देखिए, कानून 1954 से लेकर के आज तक जो हमारी निगाहों के सामने है, वो वक्फ अल्लाह की वो अमानत है जो लोगों ने अल्लाह के हवाले की और कौम को उससे फायदा हासिल करने के लिए दिया। वक्फ की जमीनें न बेची जा सकती हैं, न खरीदी जा सकती हैं, ना ही उसे कोई रद्द बदल किया जा सकता है। तो जिस तरीके से सरकार ने अपना पक्ष रखा था पहले, और मैं किसी सरकार की बात नहीं करूं, पिछले सरकार ने जिस तरीके से काम किया उस पर सवाल जरूर उठता है और आज भी सवाल उठेगा, क्योंकि हर दौर में सवाल उठना ये लाजिम होता है। मुफ्ती जी, जिस तरीके से आपने किताब लिखी, ये वक्त एक्ट के ताल्लुक से आपने किताब लिखी, फायदे और नुकसानात आपने गिनाए, लेकिन जिस वक्त आपने ये किताब मंजर आम पर लाई है उस वक्त वक्त अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मंजूर हो चुका है। ऐसे में पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रही है। पटना से लेकर बिहार से लेकर तमाम मुकामात पर एहतजाजात हो रहे हैं और आप बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो है किस तरीके से गलत इस्तेमाल हुआ। इससे पहले आप क्यों नहीं इस तरह की किताब लेकर आए? ये बहुत जवाब सवाल है आपका, लेकिन मैं आपका जवाब ये देना चाहता हूँ, गौर से सुन लें तमाम मीडिया पर्सन, कि हर दौर में तब्दीली आती है। और जहां तक मेरे जानने की बात है तो मैंने पहले ही दिन से इसे कोशिश ये की थी कि मैं किताब लिखूं। किताब लिखने में शायद देरी हो गई होगी, लेकिन ये पहुंचने में देरी नहीं होगी इंशाल्लाह। और बात जहां आपने की कि पूरे हिंदुस्तान में रैलियां हो रही है, तो हर दौर में हर जमाने में रैलियां हुई है। रैलियों का फायदा तो एमएलसी की सूरत में मिलता है लोगों को, तो रैलियां तो एमएलसी हासिल करने के लिए दी जाती है। उससे गरीब यतीम, मैंने कल उस रैली के बारे में आपने पूछा है तो मैं बयान करूं कि गांव इलाके से लोगों ने कम से कम 500 कॉल किए होंगे मुझे, और सब लोग वहां पर पहुंचे थे। आप ये बताइएगा कि उनके गांव में जाकर के वक्फ की इमलाक की हालत क्या है और उस गरीब को उस वक्फ से क्या फायदा पहुंचा है। लेकिन जलसा और रैली कराने वाले को एमएलसी जरूर मिली है। नहीं, जब तक जो है वक्फ के फायदे बता रहे हैं आप, अभी नुकसानात बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी नहीं मिले और अब भी कहाँ मिलने वाले हैं? क्या सरकार की नीयत साफ है? क्या वो मुसलमानों को जो है उसका हक देगी?
वक्फ एक्ट बनने के बाद जो है सरकार ने पहले भी वक्फ बेची है, और अब जो ये नई सरकार है इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जाफरानी सरकार है और भगवा ताकतों के साथ मिलकर ये जो है मुसलमानों को तबाह करने जाती है और मुसलमानों का जो है इमरान छीनना चाहती है। ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये किसने बताया साहब? ये आप मीडिया वाले बता रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, यही सारे इल्जाम हर पार्टी एक दूसरे पार्टी पर लगाती है। मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, मजहबी इंसान हूँ, मैं वो कहता हूँ जो हमने देखा है, हमारी रिसर्च टीम ने जो सोचे देखा पूरे देश का दौरा करके, हर जमाने में इस तरीके के सवाल उठते हैं, वो उठते रहेंगे, और मामला कानूनी है और कोर्ट में है, इसलिए उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और ना ही रोड पर उतरना चाहिए। कानून की बात कानूनी तरीके से कोर्ट में लड़नी चाहिए, और वहां पर लड़ाई हो रही है और वो होती रहेगी। आप पर इल्जाम आयद किए जाते हैं कि आप किसी मखसूस पार्टी के साथ मिलकर ये काम करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बात तो हमने अपने सामने उजागर कर दी कि लोग इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन हमारे दर्द को जो महसूस करेगा वो इस ऐसे इल्जाम जरूर नहीं लगाएगा। और कोई सवाल जो है फिर से एक बात पूछ ले, क्या फिर से सवाल से कानून जो का सरकार लाई है वो सही है कि गलत है? इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में मैटर पड़ा है, वो बताएंगे ना वहां पर से सही है गलत है। इसका फैसला करने वाले आप और हम नहीं होते हैं, कानून साज होते हैं या फिर गवर्नमेंट के जिम्मेदारान होते हैं या फिर कोर्ट होता है, और हिंदुस्तान में एक कोर्ट है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो फैसला देगा कि ये सही है या गलत है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हड़ताल पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज कर रही है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो स्टैंड है वो सही है या गलत है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि आपको एहतजाज है करने का हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, हमें अपनी बात कहने का हक भी ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो ये हिंदुस्तान की आजादी है कि कोई एहतजाज भी कर सकता है और कोई कोर्ट में भी जा सकता है। तो एहतजाज करने वालों का भी स्वागत, कोर्ट में जाने वालों का भी स्वागत, क्योंकि ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला मुल्क है। मुफ्ती साहब, रहनुमाई कैसे हो पाएगी इस किताब से? ये किताब पढ़ेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, अपने हक को जब पहचानेंगे तो इंशाल्लाह रहनुमाई जरूर होगी। क्या लगता है मुफ्ती साहब कि महाराष्ट्र के जो भी अंदर की प्रॉपर्टीज है, आपने बोला बराबर है, तो अगर सरकार कल या फिर कोर्ट से कल आपसे उसके कागज मांगे जाते हैं, तो जिनके हाथ में ये वक्त की प्रॉपर्टी है वो उस तरह के कागज सरकार को क्या कोर्ट में पेश कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, ये कानूनी मसला है, और मैं आपको बता दूं कि जिनके पास वक्फ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कोट करता हूं और कुरानी आयत में बताता हूं कि वो माल अल्लाह की राह में आपको वक्फ करने का इख्तियार है जो माल आपका है, और उसकी जेन्युइनिटी आपके पास है, प्रूफ उसके आपके पास है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं यहाँ से बैठूं और ताजमहल को जाकर के वक्फ कर दूं। हमारा माल होगा तभी वक्फ होगा, और हमारा माल होगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास होंगे, इसलिए डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे बनाना चाहिए। कानून के अंदर जगह पे इस तरह की बात सामने आई है, कोई 200 साल 400 साल सालों साल सदियों पुरानी जमीनें जो वक्फ बाय यूजर है, इस तरह के मामला थे, तो उसमें किस तरह से दस्तावेज लोग पेश कर सकते हैं, या उस पर आप किस तरह की जो है रहनुमाई देंगे? ये बहुत खूबसूरत बात है। वक्फ बाय यूजर के ताल्लुक से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिस तरीके से बातें रखी हैं, उन्हीं बातों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए हमें। क्या लगता है वक्फ कानून जो सेंट्रल ने बनाया है, अमेंडमेंट लाया है, ये सही है या गलत? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट बताएगा ये गलत है या सही, लेकिन इसके अच्छाई और बुराई, यानी अच्छे जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को मुसलमानों को जानना जरूरी है। क्या लगता है लगातार वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो कब्जा हो रहा है, आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया और आपने बयान भी किया है, क्या लग रहा है कि वक्फ जायदाद पे जो कब्जा हो रहा है, जो लोग कब्जा कर रहे हैं, उसके ऊपर सरकार ऐसा कुछ सख्त कानून क्यों नहीं बनाती कि जो कब्जा कर रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो? क्योंकि हमने ये देखा कि अमेंडमेंट में जिसके पास 12 साल प्रॉपर्टी रहेगी तो प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी, तो सरकार खुद उन लैंड माफियाओं के लिए जगह खोल रही है। और मुंबई से सटे अहमदनगर के अंदर ऐसे ही 40 एकड़ का एक मामला सामने आया, जहां पर दरगाह पे कब्जा कर लिया गया दूसरी बिरादरी के तौर पे, और वो 40 एकड़ पे भी कब्जा कर लिया गया। तो वक्फ की जायदाद तो अपने वाले भी और गैर भी, अमेंडमेंट बिल आने के बाद गैर कौम भी कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रही है। हमने अपनी कब्रें खुद खोली हैं, ये रास्ता गैरों को भी हमने ही बताया है, क्योंकि वक्फ के जो जमीनें होती हैं वक्फ के अध्ययन में आती हैं, और उसके चेयरमैन उसके मेंबरान आज तक मुसलमान रहे हैं। तो शुरुआत से जब हमने बेचना अपना माल शुरू किया, इसलिए हमने वो लफ्ज भी आपके सामने बयान किया कि हमने अपनी जमीनें खुद खोद ली हैं, हमने अपने कब्रें खुद बनाई हैं। अगर हमने ये काम शुरू ना किया होता तो गैर भी हम पर ये काम नहीं करते। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी चीजों को साफ सुथरा रखें ताकि लोग भी उसकी कदर कर सकें। आखिरी सवाल, सरकार से क्या मुतालबा है?
सरकार से हमारा मुतालबा ये है कि मुल्क के अंदर में होने वाले हुकूक की जिम्मेदारी और उसकी सलामती की जिम्मेदारी हर सरकार की होती है। सरकार को मुसलमानों के तय भी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए और उनके हुकूक पर अगर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करता है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।